हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सिंपल सी क्लास में हम एरर के 9th पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम अपने ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। और ये जो भी एरर्स हैं ये काफ़ी ठीक ठाक अच्छे खासे लेवल के हैं, तो हम इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की, समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन एरर्स को। First question is, during the final minutes of the speech of the speaker requested to the audience to have patience. अब आपको ना कुछ वर्ब्स के बारे में ध्यान रखना है कि कुछ वर्ब्स होंगी। ओके, ये तो दिल बन गया है ना। कुछ वर्ब्स होंगी ग्रामर में, कुछ वर्ब होती हैं, और उन वर्ब के साथ में डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना होता है। यानी कि ग्रामर में कुछ वर्ब्स होती हैं और उन वर्ब्स के साथ में सीधे आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है। यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रपोजिशन का कोई यूज नहीं किया जाता। यानी कि सीधे वर्ब आएगी और वर्ब के सीधे बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, यानी कि बीच में किसी प्रपोजिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है। ऐसी वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं? ऐसी वर्ब होती हैं, एक तो होती है टेल। कौन सी होती है? टेल होती है, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होती है, कमांड होती है, एडवाइस होती है। तो ऐसी वर्ब के साथ में सीधे ही आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। बीच में किसी प्रपोजिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर हमारे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें ये वर्ब लिखी हुई है रिक्वेस्टेड, और ये जो रिक्वेस्टेड लिखी हुई है इसके साथ में सीधे लगाई गई है प्रपोजिशन, और हमें प्रपोजिशन का यूज ही तो नहीं करना है ना। तो अब हम क्या कर देंगे कि इस सेंटेंस में से इस वर्ब के साथ जब प्रपोजिशन अप्लाई ही नहीं होती तो इसको हटा देंगे। रिक्वेस्टेड दी ऑडियंस, तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट करने के बाद जिस इंसान से रिक्वेस्ट की जा रही है सीधे उसका नाम लगा देते हैं। सिंपल सिंपल। जैसे कि आई रिक्वेस्टेड मोहिनी, तो मैंने मोहिनी से रिक्वेस्ट किया। लेकिन अगर यहीं पे हम ऐसे कर दें आई रिक्वेस्टेड टू मोहिनी, तो रिक्वेस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, तो आप मत करो। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन इतनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में वो वर्ब आएंगी और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, और बीच में आपको प्रपोजिशन का भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में प्रपोजिशन नहीं आती ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बीच में, है ना। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रपोजिशन होती हैं। सो सिंपल, सो इजी। Next sentence. He is running temperature since last Friday and the doctors suspect that he is down with typhoid. जब भी आपको जब भी आपको ये बताना हो कि आप इस चीज से बीमार चल रहे हैं या फिर आप परेशान हैं, बीमार हैं, तो हमेशा आप इस बात को आप एक अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम डाउन विद। कैसे बोल सकते हैं? आई एम डाउन विद। अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप बोल दो आई एम डाउन विद फीवर, आई एम डाउन विद फीवर। अगर आपको कोल्ड हो गया है, हाँ, आई एम डाउन विद कोल्ड, सो सैड। अगर आपकी नाक बह रही है, बह बह के बहे चले जा रही है, तो आप बोल सकते हैं आई एम डाउन विद रनिंग नोज। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आपके सिर में दर्द हो गया है, सर में दर्द हो गया है अगर आपके, तो आप इसको बोल सकते हैं कि आई एम डाउन विद हेडेक। ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इस सेंटेंस में क्या दिक्कत आफत है, तो चलो इसको जान लेते हैं। जब भी हमारे सेंटेंस में आ जाए सिंस, क्या आ जाए बेटे? सिंस। ये अंग्रेजी वाला सिंस है, वो भी अंग्रेजी सिंस है। ठीक है। तो जब भी हमारे सेंटेंस में सिंस आ जाए और इस सिंस के बाद आए कोई टाइम, क्या आ जाए? कोई टाइम आ जाए, तो इस सेंस से पहले जो टेंस बनाया जाता है वो टेंस या तो होना चाहिए परफेक्ट या फिर होना चाहिए क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। तो सिंस से पहले जो सेंटेंस बनता है वो या तो परफेक्ट होना चाहिए या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है। हे तुम याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर देखो, इस सेंटेंस में सिंस का यूज किया जा रहा है। सिंस के बाद में टाइम भी दे रखा है कि लास्ट फ्राइडे। ठीक है। तो इससे पहले जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? या तो परफेक्ट बनेगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, है ना। यहाँ पर पहले से आईएनजी दी हुई है, आईएनजी दी हुई है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमें इसमें एक तो सबसे पहले लगाने पड़ेंगे हैज या हैव। क्या लगाने पड़ेंगे? हैज या हैव। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ गया? हैज आ गया। अब इज की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो इज की थर्ड फॉर्म बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज बीन रनिंग टेम्परेचर, यानी कि ही हैज बीन रनिंग टेम्परेचर डैश 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 डैश। ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड हर, यानी कि उसने अपना आभार व्यक्त किया, शुक्रिया व्यक्त किया
धन्यवाद व्यक्त किया उन सभी को जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था। आपने सपोर्टर्स को आप कभी मत भूलो, ठीक है, उन्हीं की वजह से आप हमेशा आगे बढ़ पाते हो, ठीक है। जय माता दी। तो शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड्स, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, यानी कि उनका प्लूरल नहीं बनता, सिंपल सी बात, तो मत बनाओ। और ये जो नो प्लूरल वाली कैटेगरी होती है, अब प्लूरल कैसे बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं एस या एस लगाकर, तो जब प्लूरल ही नहीं बनेगा तो एस या एस क्या लगाओगे, क्यों लगाओगे, मत लगाओ। और ये जो नो प्लूरल वाली कैटेगरी होती है भैया, ये कैटेगरी हमेशा ये कैटेगरी हमेशा होती है अनकाउंटेबल। कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है ये कैटेगरी हमेशा, है ना। तो जो अनकाउंटेबल है उस नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऐसे एस नहीं लगेंगे। तो ये जो ग्रेटिट्यूड सिखा हुआ है ये भी एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके 5 धन्यवाद दे दिए हैं, अब आप मुझे अगली बार से 7 धन्यवाद देना, ठीक है। तो इन चीजों को हम काउंट ही नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। तो जब जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते तो उसका प्लूरल नहीं बना सकते, जिसका प्लूरल नहीं बना सकते उसमें हम ऐसे यस भी नहीं लगा सकते, तो इसीलिए क्या कर देंगे, यहां से इस एस को हटा देंगे, तो हो जाएगा सिर्फ ये ग्रेटिट्यूड। समझे आप या नहीं समझे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मीटिंग वाज ओवर ही वाज वेरी टायर्ड सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली। अब समझो आप, जब मीटिंग खत्म हो गई, ओवर, खत्म, ही वॉज वेरी टायर्ड, तो वो बहुत ज्यादा थक गया था, सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली। तो अब यहां पर ये वाली जो बात बताई गई है, ही वेंट होम इमीडिएटली, इसका मतलब यहां पर ये है कि वह तुरंत घर चला गया, इमीडिएटली मतलब तुरंत होता है। तो ये जो सो दैट है, क्या है, सो दैट। अगर सो दैट का यूज किया जा रहा है तो सो दैट के बाद में हमेशा हम यूज करते हैं किसका, इसके बाद हम हमेशा यूज करते हैं पर्पस का। किसका यूज करते हैं, पर्पस का। सही से पढ़ देना इसको, ये फेब्रुवरी वाला त्योहार नहीं है ना, ये पर्पस लिखा हुआ है, इस पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। आप यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, हम किसी उद्देश्य की वजह से यहाँ हैं कि हमें वो उद्देश्य पूरा करना है। जब आप अपने पर्पस को पूरा कर लोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, समझ गए ना। तो पहले पर्पस को फुलफिल करो आप। तो सो दैट के बाद में आता है पर्पस, और जब पर्पस बताते हैं तो इस पर्पस में हम यूज कर देते हैं किसका, या तो मे या फिर माइट का यूज कर देते हैं इधर वाले टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कंजंक्शन की बात रही। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल हो सकता है, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, सो दैट, उसका पर्पस क्या है, सो दैट वी मे लिव, जिससे कि हम जीवित रह सकें, ठीक है ना। तो इस तरीके से पर्पस बताने के लिए हम सो दैट और मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो रीजन बताया जा रहा है ना कि वो थक गया था इसीलिए वो घर चला गया, है ना। तो इस तरीके से जब इसलिए या फिर रीजन बता रहे हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सो का यूज करते हैं, दैट का यूज नहीं करते। सो दैट का यूज किया जाता है जब हम पर्पस बताते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं, वी स्टडी सो दैट वी मे बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, जिससे कि हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है पढ़ने का, जिससे कि हम सक्सेसफुल हो सकें। इस तरीके से सो दैट का यूज किया जाता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस में जहां रीजन बता रहे हैं वहां यूज नहीं करेंगे इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगेदर एंड एक्ट हिज पार्ट इन लाइफ एज गॉड्स, वो एस है वहां पे, इधर है ना, ओन मोस्ट फेवरेट क्रीचर। अब यहां पे आप समझो, बहुत अच्छे तरीके से समझो कि यहां पर ये लिखा हुआ है क्या, पुल और ऑफ, हिमसेल्फ को मत देखना अभी, है ना, इससे नजरें फेर देना, इससे नजरें चुरा देना, ठीक है, किससे, हिमसेल्फ से। सिर्फ किस किस को देखना, पुल और ऑफ को, किसको देखना है, सिर्फ देखो आप किसको, इस पुल को देखो और इस ऑफ को देखो, पुल ऑफ। तो ये जो पुल ऑफ होता है ये कुछ भी नहीं होता, एक्चुअली में जो होता है वो होता है पुल टुगेदर। क्या होता है, पुल टुगेदर होता है। मैं मीनिंग समझा देता हूँ आपको, पहले एरर को करेक्ट कर देते हैं कि ये पुल टुगेदर होता है। पुल टुगेदर का मतलब क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझो। पुल टुगेदर का मतलब होता है टू वर्क विद अदर पीपल, टू वर्क विद अदर पीपल विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े झगड़े, नफरत किए बिना, चुगली किए बिना, लोगों से हेट किए बिना, आपस में रहना, ये क्या कह जाता है भैया, पुल टुगेदर। तो आजकल के जो इंसान है उसको क्या करना चाहिए, पुल टुगेदर, यानी कि खुशी से रहना चाहिए, खुशी के साथ नहीं, खुशी से रहना चाहिए। एंड एक्ट हिज पार्ट इन लाइफ, अपने जीवन में इस तरीके से काम करना चाहिए कि हम गॉड के सबसे फेवरेट क्रीचर हैं, क्रिएशन है। तो ये होता है भैया। तो पुल हिमसेल्फ टुगेदर हो सकता है, यहाँ पे पुल हिमसेल्फ ऑफ अगर आपने एडिशनल लगा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ होता है ये पुल टुगेदर, बीच में उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है फ्रेजल वर्ब के बीच में।
नेक्स्ट, देयर वुड बी फ्यूअर फॉलीज एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग्स ऑल अराउंड इफ वी अप्लाइड दिस साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर ऑल आवर अफेयर्स। हाँ जी भैया, तो अब इसको करते हैं सॉल्व, वो भी बिना किसी दिक्कत के। देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, एक्चुअली एवरी क्वेश्चन इज इजी व्हेन यू हैव नॉलेज, ठीक है ना भैया। अगर नॉलेज ही नहीं है, खाली लेके घूम रहे हो, तो उसमें क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर लिखा हुआ है अप्लाइड, क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड लिखा हुआ है, ठीक है। इफ वी अप्लाइड, तो जब किसी चीज को अप्लाई करते हैं तो अप्लाई फॉर नहीं होता, अप्लाई फॉर तो जॉब होता है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा भैया, अप्लाइड टू होगा। क्या होगा, अप्लाइड टू। जब किसी चीज को किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे होता है अप्लाइड टू। क्या होता है भैया, अप्लाइड टू। लेकिन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे होता है अप्लाई फॉर, जैसे कि शी अप्लाइड फॉर अ टीचर, ऐसा करके बोल सकते हैं, ठीक है ना भैया। लेकिन यहां पर अप्लाइड के साथ किसका यूज करेंगे हम, टू का यूज करेंगे। इफ वी अप्लाइड दिस साइंटिफिक एटीट्यूड टू ऑल अवर अफेयर्स, यहाँ पे अफेयर्स का मतलब क्या है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अफेयर का मतलब प्रॉब्लम ही होता है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शगुन, ओ शगुन told to the teacher that she could not come for the rehearsals the next day। ओके, चलो इसको करते हैं सॉल्व। कुछ ग्रामर में वर्ब्स होती हैं, कुछ ग्रामर में वर्ब्स होती हैं, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है कि ग्रामर में आएगी कोई वर्ब और उस वर्ब के साथ आएगा उसका ऑब्जेक्ट, लेकिन बीच में नहीं लगाई जाएगी कोई भी प्रिपोजिशन, बिल्कुल भी। तो सेम वर्ब है टेल, और इसकी कोई भी फॉर्म आ जाए तो उनके साथ में सीधे ऑब्जेक्ट आता है, प्रपोजिशन टू का यूज नहीं किया जाता। एक वर्ब जिसके साथ में प्रपोजिशन का यूज किया जाता है वो होती है सजेस्टेड, सजेस्टेड टू होता है ना, उसके साथ प्रपोजिशन होगा। लेकिन इनके साथ में ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांड, एडवाइस, इनके साथ में कभी भी किसका यूज नहीं होगा, प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो नहीं होगा तो मत करो। आई एम टोल्ड, आई एम टोल्ड इसका मतलब ये हो गया कि मुझे बताया गया या फिर मुझे बताया जाता है, आई एम टोल्ड, ठीक है। दैट तुलसी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days। ओके, फिर मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कुछ देर पहले सेंटेंस कराया था, उसमें भी सिंस या फॉर का यूज किया गया था, और उससे पहले भी हमने हैज बीन का यूज किया था। तो यहाँ पे तो ये सही बात है, लेकिन ये जो सिंस लिखा हुआ है, इस सिंस के बाद में जो टाइम आता है वो होता है डेफिनेट टाइम। क्या होता है वो, डेफिनेट टाइम होता है, ठीक है। तो ये जो, अब कैसे पता करोगे डेफिनेट टाइम, डेफिनेट टाइम एक निश्चित, एक डेफिनेट सर्कल में चलता है। जैसे कि संडे, संडे के बाद क्या ही आएगा, मंडे आएगा, मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेंसडे आएगा। क्या आप वेंसडे, जैसे कि आज आज क्या है, वेंसडे है, तो क्या आप वेंसडे, आज वेंसडे है तो कल थर्सडे होगा, तो क्या आप थर्सडे को आने से रोक सकते हो, नहीं रोक सकते, क्योंकि वो निश्चित समय है। निश्चित समय को ना तो कोई रोक सकता, ना उसके जो क्रम है, जो उसका जो क्रम चलता है, उस साइकिल को, उस क्रम को भी आप, उस ऑर्डर को भी आप तोड़ नहीं सकते। तो वही क्या होता है, वो निश्चित समय होता है। जैसे कि अब है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या ही आएगा, नवंबर आएगा, नवंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर आएगा। तो क्या आप दिसंबर को आने से रोक सकते हो, फोड़ दो इस फोन को और जला दो इस कैलेंडर को, लेकिन फिर भी क्या आप इस दिसंबर को आने से रोक सकते हो। दिसंबर में तो वैसे महान लोग पैदा होते हैं, ठीक है। तो क्या आप दिसंबर को आने से रोक सकते हो, नहीं रोक सकते ना, कुछ भी कर लो आप नहीं रोक सकते। तो जो निश्चित क्रम होता है इसको आने से नहीं रोक सकते। जैसे कि अभी बजे हैं 12, के बाद बजेंगे 1, 1 के बाद बजेगा 2, तो ये निश्चित क्रम हो गई, है ना, निश्चित क्रम हो गया, ये निश्चित ऑर्डर हो गया, साइकिल हो गई। तो क्या आप 2 बजने से रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। क्या आप 3 बजने से रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। तो जो निश्चित क्रम होता है वही निश्चित समय होता है, सिंपल सी बात। लेकिन 10 दिन, ये 10 दिन कौन से हैं, ये तो हमें नहीं पता 10 दिन कौन से हैं। ये हो सकता है 5 दिन जनवरी के हो, 5 दिन फरवरी के हो, तो ये तो निश्चित ही नहीं है ना। तो जो निश्चित नहीं होता उससे पहले सिंस का यूज न करके वहां यूज करते हैं हम फॉर का। तो ये तुलसी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days, तुलसी बीमार है 10 दिन से, उसका इलाज कराएंगे। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आर्म फोर्सेस हैज बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू ब्रिंग अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज। जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं वो कार्य कर रही हैं, कैसा कार्य कर रही हैं, अराउंड द क्लॉक, यही गलती है बस। ये एक ईडियम है, इस ईडियम का मतलब होता है 24 घंटे, दिन रात। जैसे कि वी स्टडी राउंड द क्लॉक, तो यहां पे ये अराउंड द क्लॉक नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, ये होता है राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक ये घड़ी है
और घूम के दोबारा राउंड हो गया, यानी कि दिन रात काम कर रहे हैं राउंड द क्लॉक। तो ये राउंड द क्लॉक होता है, ना कि अराउंड द क्लॉक, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा कि राउंड द क्लॉक, यानी कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सो सिंपल हो गया, कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व। जस्ट व्हेन अल्फ्रेड नोबल्स डिस्कवरीज वर बिगिनिंग to bring him rewards which were to make him one of the richest men of his days, an anti-noble campaign started in France. जब भी आप अपने सेंटेंस में देख लो कि आ गया कौन, वन ऑफ, कौन आ गया, वन ऑफ आ गया, तो वन ऑफ के बाद में हो सकता है सुपरलेटिव डिग्री हो सकता है ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। ये वाली बात डेफिनेट है कि वन ऑफ आ गया, ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद तो नाउन लगाना मोस्ट ऑफ द टाइम कंपलसरी होता है। तो वन ऑफ के बाद में कोई ना कोई क्या आ गया, यहाँ पर नाउन आ गया। अब ये जो नाउन होगा ये 100% हर केस में बिना किसी दिक्कत के कैसा ही रखना है, हमेशा प्लूरल ही रखना है। तो वन ऑफ आ रहा है सेंटेंस में, हाँ जी हाँ जी आ रहा है। वन ऑफ के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आ गई, की फर्क पैंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा, हमें तो मतलब हुंदा किससे, नाउन से, किससे, नाउन से। जैसे मुझे आपसे मतलब है, आपको मुझसे मतलब है, ऐसे ही इस वन ऑफ को मतलब है किससे, नाउन से। और इस वन ऑफ को नाउन कैसा चाहिए, इसको नाउन प्लूरल चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो मैन है, इस मैन में एस लगाकर प्लूरल बना दें क्या, नहीं ना। मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल होता है एम ई एन, क्या होता है, एम ई एन। तो यहाँ पे हो जाएगा वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इस तरीके से बना देंगे इसको, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन खो गया, यही लास्ट था। ओके तो इतनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे हमारे लिए, है ना। तो आप ऐसे ही इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। Fearless.